बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिस्कशन है अबाउट इन्फ्रेंस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। मतलब अगर एक पॉपुलेशन के मीन को आप μ1 कहते हैं और दूसरे के पॉपुलेशन के मीन को μ2 कहते हैं, तो इट्स अबाउट इन्फ्रेंस अबाउट μ1 माइनस μ2। और इस तरह का एक केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें ख़ास बात यह थी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन दे वर नोन। राइट नाउ सैंपल्स तो उसी तरह इंडिपेंडेंट है, बट नाउ पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन आर नॉट नोन। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नोन हो तो हम ये इन्फ्रेंस का सारा काम जेड डिस्ट्रीब्यूशन से यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल से कर लेते हैं। लेकिन अभी चूंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नोन नहीं है, तो हम इन्फ्रेंस का काम जो है ना ये स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। और ये हमारे पास एग्जांपल है FedEx एंड UPS यूनाइटेड पार्सल सर्विस। They are world's two leading cargo carrier by volume and revenue। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। According to Airport Council International, then Memphis इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से FedEx वाले जो है ना अपना कार्गो बेचते हैं, एंड लूविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से UPS वाले अपना कार्गो बेचते हैं, are two of the 10 largest cargo airports in the world। The following random sample shows the tons of cargo per day handled by these airports। These data are in 1000 tons। ये बात ज़हन में रखें। ये मेम्फिस एयरपोर्ट पे 12 दिन का सैंपल है और ये 10 डेज का सैंपल है। 9.1 थाउजेंड टन्स, 15.1 थाउजेंड टन्स, 8.8 थाउजेंड टन्स वगैरह वगैरह, इस तरह है ये डेटा। और इसी तरह 4.7 थाउजेंड टन्स, 5.0 थाउजेंड टन्स वगैरह। यहाँ मेम्फिस में हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन है और लूविल में हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है। पहला काम जो आपके बेसिकली स्टैटिस्टिक 1 का काम है वो, और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। कंप्यूट सैंपल मीन सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ईच एयरपोर्ट। ये तो बिल्कुल आपके बाएं हाथ का खेल है। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो ये ज़रा एस्टिमेशन का काम है, लेकिन ये भी आसान है क्योंकि सिंपल पॉइंट एस्टिमेट है, आसानी से हो जाएगा। इंटरप्रेट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हायर वॉल्यूम एयरपोर्ट and a comparison of volume difference between two airports। थर्ड जो है पार्ट सी, डेवलप 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन डेली पॉपुलेशन मीन्स फॉर द टू एयरपोर्ट। और फोर्थ है, a researcher is of the view that cargo volume at Memphis airport is significantly higher than Louisville airport। Test this claim at 99% level of significance। अच्छा, बुक में ये 95% था, मैंने इसको 99% कर दिया क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी हमने 95% पे किया है, तो मैं बस चाहता था कि ज़रा सा चेंज हो जाए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम ये है कि वो बेसिक कैलकुलेशन जो है कि सैंपल का साइज क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। आई हैव लेफ्ट इट टू स्टूडेंट्स एज एन एक्सरसाइज। फिर भी अगर थोड़ा सा शॉर्टकट में एक्सेल पे देखना चाहें तो वो मैंने इधर किया हुआ है। ये डेटा सारा अगर आप वो वाला है जो मेम्फिस वाला है, और मैंने बेसिकली ये किया कि इधर आके इस डेटा को नेम दे दिए मेम्फिस। इस तरह ये डेटा सारा जो है लूविल का है और लूविल नाम भी मैंने इसको दे दिया। ये नाम देना बड़ा आसान फ़ायदा करता है बातों का। अब इधर ये देखें, मैंने इनको काउंट करना है कि ये कितने ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है काउंट मेम्फिस बस।
और वो समझ जाता है कि उसने इन सबको काउंट करना है, क्योंकि इस जगह को मैंने खास नाम दिया हुआ है, वो क्या है, मेम्फिस। इस तरह यहाँ पर जो है ना मैंने काउंट लूविल, तो बस वो समझ गया कि उसने क्या करना। यहाँ मैंने लिखा है एवरेज मेम्फिस, यहाँ मैंने लिखा है एवरेज लूविल, यहाँ मैंने लिखा है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एसटीडी और डॉट एस का मतलब सैंपल है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मेम्फिस एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लूविल, तो बहुत आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाती है एक्सेल में। आप लोग ये कैलकुलेशन मैनुअली भी कर चुके हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी कर चुके हैं अर्लियर सेमेस्टर्स में, वो मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा। बहरहाल ये डेटा मैंने इधर से कॉपी करके वर्ड में यहाँ रख दिया, ठीक है ना। सैंपल साइज के साथ मैंने एन लिख लिया, मीन के साथ एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ एस, ये थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी डेटा वही है। और बाकी ये कि from now on in this entire question Memphis will be denoted by 1 and Louisville will be denoted by 2, यानी इसका मीन जो है ना x1 बार होगा, इसका मीन x2 बार होगा। ये n1 है, ये n2 है, ये s1 है, ये s2 है, वगैरह। इसके बाद जिस तरह मैंने आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बताया था जब मैं इसके फार्मूले बता रहा था, चले फिर थोड़ा सा बेशक देख लें। तो यहाँ मैंने इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को बेसिकली, तो यहाँ जो बुक में लिखा है s1 स्क्वायर बाई n1 और s2 स्क्वायर बाई n2, लेकिन मैंने बेसिकली s1 स्क्वायर बाई n1 को k1 कर दिया और s2 स्क्वायर बाई n2 को k2 कर दिया। इसका मुझे बड़ा फायदा है, आगे कई कैलकुलेशन में ये काम आता है, ये k1 k2, तो इस वजह से मैंने ज़रा इस तरह कर दिया। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में भी काम आता है, कई एक और जगहों पे काम आता है। और ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी k1 प्लस k2 अंडर रूट बड़ा आसान हो जाता है, तो मैंने इस तरह कर दिया। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के कैलकुलेशन में भी केस मुसलसल काम आ रहे होते हैं। तो और बाकी तो ये तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन है, 2-3 जगहों पर इस्तेमाल हो रहा। तो मुझे ज़रा k1 k2 में ये बात ज़रा आसान थी, इस वजह से मैंने ज़रा इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना जी। बुक में आपको ये बात नज़र नहीं आएगी यहाँ पर। तो ये मैंने k1 जो है k1 ki मैंने लिखा है, क्योंकि i जब 1 हो तो ये होगा k1 s1 स्क्वायर बाई n1, ये वाली वेट, ठीक है। आप बेशक इसको देख सकते हैं, ये कैसे आई है, कैलकुलेटर से देखें इसको। अगर हम ये वाला करना चाहें मेम्फिस वाला, तो हम बेसिकली s1 स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर लेंगे, देखें 2.54273, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो गया इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो वो है 12, तो 0.538789, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ रही है। ये मैंने एक्सेल में कैलकुलेट किया, लगता है कि ये कुछ राउंडिंग एरर इसमें आ रहा है। बहरहाल परवाह मत करें, ये मामूली बात है, मैंने इतने ज़्यादा डेसिमल लिए हैं कि इतना एरर खैर टॉलरेबल है। तो केस मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं, और ये मैंने तकरीबन 6 डेसिमल तक कैलकुलेट किए हूँ। ओके, तो ये केस हमें बाद में काफ़ी काम आएंगे, उसके लिए मैंने इधर कैलकुलेट कर लिया, वरना पार्ट 1 का काम यहाँ पर ख़त्म था। इसके बाद पॉइंट एस्टिमेट ऑफ μ1 एंड माइनस μ2, यानी जो पॉपुलेशन मीन्स में डिफरेंस है उनके पॉइंट एस्टिमेट, ये इसका पॉइंट एस्टिमेट बनता है x1 बार माइनस x2 बार। ये मेरे पास x1 बार है, ये x2 बार है, वैल्यूज पुट करें, माइनस करें, 5.1000 टन फर्क आ रहा है। मतलब ये कि मेम्फिस से एयरपोर्ट जो है लूविल से 5.1000 टन ज्यादा कार्गो प्रोसेस करता है, और यही बात मैंने इधर लिखा है। ये बात भी हो गई। इसके बाद हम पार्ट 3 में आ जाते हैं, जहां पर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है, 99% कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास है 99%, तो इसका मतलब ये है कि 99% ये हो गया, तो अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमारे पास सिर्फ 1% रहेगी। 1% होता है 1 डिवाइड बाई 100.01 होता है, और अगर अल्फा बाई 2 हम करेंगे, अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.005 हो जाएगा।
तो एक तो हमें ये अल्फा बाय 2 चाहिए होता है, दूसरा हमें एक काफ़ी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है और वो उसके लिए वो केज हमें बड़े काम आते हैं। ये जो 2 के की वैल्यू कैलकुलेट की है, आप अंदाज़ा करें हर K1 और K2 की जगह अगर आप ये वैल्यूज लगाएं तो ये फार्मूला और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये इस फार्मूले को बहुत ज़रा स्टूडेंट के लिए सिंपल करने के लिए मैंने इस तरह कर दिया। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू K1 प्लस K2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई K1 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 माइनस 1 प्लस K2 स्क्वायर डिवाइड बाई N2 माइनस 1। तो ये देखें K1 की वैल्यू वहां से जस्ट यहां से और इधर से वैल्यूज कॉपी हो रही है। K1 प्लस K2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखें 12 है तो N1 माइनस 1 11 मैंने लिखा है, और K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 10 है तो 10 माइनस 1 9 मैंने लिख दिया। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे और ये ज़रा लंबा काम होगा। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 17.8। कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा देख लें। और इस तरह करते हैं कि पहले ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू है 0.538788 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 11 प्लस 0.204889 अगेन स्क्वायर डिवाइड बाई 9 और इक्वल टू। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है, मैं इसको मेमोरी में स्टोर कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ गई, ये मेमोरी में मैंने स्टोर कर दी। अब न्यूमरेटर की हम वैल्यू कर लेते हैं 0.538788 प्लस 0.204889 और ये वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर करना, ये स्क्वायर करने के बाद ये अब मेरे पास फुल न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। इसको अब मैं डिनोमिनेटर पे डिवाइड करूंगा, तो डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल और इक्वल टू ये 17.8 आ रहा है, जो यही वैल्यू आ रही है जिसको मैंने 18 कर दिया राउंड करके। तो होपफुल स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि मैंने डीएफ को कैसे कैलकुलेट किया। एक बात मुझे ये ऑनलाइन इस सिस्टम की ये पसंद आई है कि ये रिकॉर्ड हो गया और आप चाहें तो इसको 10 दफ़ा भी देख सकते हैं। अब टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू टेबुलेटेड ऑफ वैल्यू ऑफ टी में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए और एक हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए। इन दो वैल्यूज़ के बेस पे टी की वैल्यू मालूम हो जाती है और ये मैं एक्सेल की मदद से आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। मुझे चाहिए इक्वल टू टी और टी में कौन सा चाहिए, टी इनवर्स चाहिए, और इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम। प्रोबेबिलिटी है ये देखें 0.005 और 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो प्रोबेबिलिटी है 0.005 कामा और 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसको क्लोज करें, इंटर करें तो -2.87 ये लोअर वैल्यू ऑफ टी आ गई है। अपर वैल्यू ऑफ टी इसको बस सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो +2.8784 यानी वो प्लस में आ जाएगी, ये माइनस में आ रही है। यही वजह है कि मैंने इधर लिखा है टी की वैल्यू +-2.8784, ये दो वैल्यूज मैंने लिखी। इसके बाद आगे काम बड़ा आसान है, मार्जिन ऑफ एरर टी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू हो जाएगी और हम माइनस के बगैर इसको कंसिडर करेंगे। फिलहाल मार्जिन ऑफ एरर मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है K1 + K2 अंडर द रूट। तो बहुत ही सिंपल है, K1 + K2 अंडर रूट, यानी इन दोनों वैल्यू को प्लस करके और आंसर जो आ जाए उसका रूट लेना है। तो बहरहाल ये टी की वैल्यू लग गई और K1 + K2 यहाँ से वैल्यूज आ गई और अंडर रूट। बहरहाल इसको कैलकुलेट करके जो आप फाइनली सॉल्व करते हैं तो 2.4822 आ रहा है। होपफुली ये कैलकुलेशन इसके मुकाबले में बहुत आसान है, आप इसको कर लेंगे।
आखिरी बात, ये मार्जिन ऑफ एरर की वैल्यू इस जगह पुट होगी, ये जगह है मार्जिन ऑफ एरर की, ये पॉइंट एस्टिमेट है और ये मार्जिन ऑफ एरर है। आपको पता है कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा बराबर होते हैं पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो ये पॉइंट एस्टिमेट है और इसकी वैल्यू हमारे पास 5.1 आई है और मार्जिन ऑफ एरर की वैल्यू आ गई 2.4822। तो जिस कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैंने फार्मूला ऐसी जगह भरने के लिए लिखा है, वरना मैंने 5.1 यहां से उठा लिया x1 माइनस x2 बार और इस पूरे की जगह ये वैल्यू उठा ली है बस। Hence 99% confidence interval is from so much to so much। ये दो वैल्यूज कहां से आई हैं? बेसिकली 5.1 से जब ये वैल्यू माइनस करते हैं तो लोअर लिमिट आ जाता है और 5.1 में ये वैल्यू प्लस करते हैं तो अपर लिमिट आ जाता है। तो बहरहाल हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है 99%, एक्यूरेट जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल है 2.6 से लेके 7.5, ये बल्कि 7.6 थाउजेंड टन तक। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आखिरी बात रह गई है कि जी उस रिसर्चर का क्लेम चेक करें। जाहिर है वो रिसर्चर ये क्लेम कर रहा है कि मेम्फिस एयरपोर्ट, जिसको हम वन सिटी नोट करते हैं, वो ज्यादा कार्गो प्रोसेस करता है। ये मैंने वो रिसर्चर का वो क्लेम रखा है और इसी का उलट करके लेस देन आर इक्वल करके ये नल हाइपोथेसिस में टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये वैल्यू होती है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये x1 बार माइनस x2 बार मैंने वही ऊपर से ले लिया 5.1 और ये वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, वही k1 k2 पुट करके इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 5.914। और इसके बेस पे जब हम इस आंसर के बेस पे जब हम p वैल्यू मालूम करते हैं तो वो बनता है प्रोबेबिलिटी t इज ग्रेटर देन 5.914, t इज ग्रेटर देन 5.914। ठीक है ना। और ये हम मालूम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रेट, क्योंकि एक्सेल हमेशा इस फॉर्म में देता है लेस देन वाले फॉर्म में। तो मैंने ये स्टाइल इख्तियार कर लिया है और फिर उसको 1 माइनस कर दिया। ठीक है ना। ये आंसर पॉइंट जो इतने सारे 9 है और फिर 3277, ये वैल्यू यहाँ पर इसकी है और ये एक्सेल से आई है। कैसे आई है देख लें। अब की दफ़ा आपको जो चाहिए वो है 5.914। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको जो चाहिए ख़ास टी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेल में जो टी का फंक्शन है टी, तो वो आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, इसमें x की वैल्यू है आपके पास, क्या x की वैल्यू है 5.914। 5.914। ठीक है जी, ये तो x की वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पहले मालूम कर चुके हैं 18, और ये क्या हमें कम्युलेटिव चाहिए, ये अक्सर कम्युलेटिव चाहिए होता है, वो दूसरा कम। तो बहरहाल ये t की वो वैल्यू हो गई, और अगर इसको 1 से माइनस करें इक्वल टू 1 माइनस दिस नंबर, तो ये काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है। ज़रा इसको मैं फॉर्मेट करके बता दूं कि उस तरह मैंने इसको कैसे लिखा है नंबर के फॉर्म में, और ज़रा डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दूं इसकी, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं, 4-5 जीरो, फिर 6 7 2 3 कुछ इस तरह वैल्यू आ रही है। तो ये 1 माइनस ये वैल्यू और 1 से माइनस करने के बाद ये वैल्यू, ये फाइनल आंसर है। वो पॉइंट के बाद इतने सारे जीरो और सारा कुछ। सिंस पी वैल्यू इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी हम आमतौर पे पी वैल्यू को कंपेयर करते हैं 5% से यानी 0.05 से, या 1% से यानी 0.01 से। अब ये उन सबसे बहुत ज्यादा छोटी है, इट्स ऑलमोस्ट जीरो, सो वी रिजेक्ट इट नॉट। ठीक है ना, क्योंकि पी वैल्यू इज लो, सो नल हाइपोथेसिस मस्ट गो। Yes, the cargo volume process at Memphis airport is significantly higher than Louisville airport। और इससे अंदाजा यह हो रहा है क्योंकि मेम्फिस वाले को फेडेक्स वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाजार ये लग रहा है कि फेडेक्स वालों का बिजनेस बहुत ज्यादा है। अगर कोई और वजह ना हो और फेडेक्स वालों का काम ज्यादा हो उस एयरपोर्ट पे, तो अंदाजा यही हो रहा है कि फेडेक्स वालों का काम बहुत ज्यादा है यूनाइटेड पार्सल वालों के मुकाबले में। ठीक है ना जी, ये तो हो गई बात। तो अच्छा, जब यहाँ पर भी मैंने टेस्टिंग की है तो बहुत सारी डिटेल मैंने छोड़ दी है,
असल में अब ये बात पिछले चंद प्रेजेंटेशन में, खासतौर पे चैप्टर 9 के प्रेजेंटेशन में मैं ये टेस्टिंग का काम काफ़ी डिटेल से बताता रहा हूँ। तो बस अब बहुत हो गया, अब इतना ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ना हमसे आपसे पेपर में भी इतनी ज़्यादा डिटेल एक्सपेक्ट नहीं करते। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात काफ़ी है। और एक आखिरी बात यह कि दिस रिजल्ट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अबव कॉन्फिडेंस इंटरवल। सही बात यह है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं। अगर इस कॉन्फिडेंस, अगर ये μ1 μ2 के बराबर होने का कोई चांस बनता, तो हमारे पास अगर ये इसके बराबर होता, μ1 μ2 के बराबर होता, यानी नल हाइपोथेसिस दुरुस्त होता, तो उसका बात हमें यहीं पर ही मिल जाती। और वो किस तरह कि इनमें एक लिमिट नेगेटिव होता और एक पॉजिटिव होता और दरमियान में जीरो आता। याद रखें, एक लिमिट नेगेटिव होता और एक पॉजिटिव होता और दरमियान में जीरो आता, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन चूंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये इस बात को शो कर रहा है कि x1 बार x2 बार से सिग्निफिकेंटली हायर है। तो बात इधर ही पता चल जाती है। x1 बार और x2 बार के दरमियान कम से कम जो डिफरेंस हो सकता है ना, जो 99% यकीन के साथ हम कह रहे हैं, जो कम से कम डिफरेंस हो सकता है वो 2.6 है। यानी मेम्फिस एयरपोर्ट जो है लुवेल एयरपोर्ट से 2,600 टन तो ज्यादा भेज ही रहा है। और जो मैक्सिमम फर्क हो सकता है वो 7.5 या 7,600 टन है। तो ये उसकी मिनिमम लिमिट है और ये मैक्सिमम, और दोनों लिमिट्स के दरमियान कहीं भी जीरो नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये डायरेक्टली इससे भी काम हो सकता है, लेकिन मैंने दोनों कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को बात बेहतर समझ आए। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को की मदद से ये टेस्टिंग, ये μ1 माइनस μ2 के हवाले से इन्फ्लुएंसेस हम कैसे लेते हैं। आज हमने पॉइंट एस्टिमेट भी पढ़ा, इंटरवल एस्टिमेट भी पढ़ा और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी पढ़ा। कौन सा? व्हेन इंडिपेंडेंट सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट एंड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉट नोन। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हेन टू सैंपल आर इंडिपेंडेंट एंड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नोन। ठीक है, जब ये नोन ना हो तो हम सारा काम टी डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं, जैसे आज किया। अगर ये नोन और सैंपल इंडिपेंडेंट हो तो हम काम जेड डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं, जिस तरह हमने पहले बताया आपको। तो होपफुली स्टूडेंट्स को बात समझ आ रही होगी। इसी तरह का एक तीसरा केस है और उसमें सैंपल्स इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फिर हम बाद में बताएंगे इंशाल्लाह, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।